चलो पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी आदमी शोरगुल नहीं करो। रूटीन सभी लोगों को मालूम चला जो नया वाला रूटीन है? अरे नया वाला रूटीन सभी लोगों को मालूम चला कि नहीं चला? सभी लोगों को मालूम चल गया नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। कहां तक पढ़ लिया है? ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ORI। चलो ठीक है, देखो इधर सभी लोग समझो, कहानी को समझो। सभी लोग देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग ध्यान से देखो इधर। होमवर्क बनाया सभी लोग? क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा ना इवोल्यूशन चैप्टर का? ठीक है, अब ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। आज क्या करेंगे, आज पूरा मे बी सेलेक्टेबल मार्कर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्लोनिंग फैक्टर खत्म हो जाना चाहिए आज। ठीक है, कल हम खत्म कर देंगे कंपोनेंट होस्ट। मतलब 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म है। कल छुट्टी है, तुम लोग को मालूम है ना, ऑन द स्पीशियस ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। ठीक है, एक दिन का छुट्टी है और संडे को टेस्ट है सुबह 7 बजे से। ठीक है, इंग्लिश का सेट याद रखना है। ठीक है, तो कल छुट्टी करो और संडे को टेस्ट लेने आओ सुबह 7 बजे। 11th का भी टेस्ट है, 10th का भी टेस्ट होगा। ठीक है, 10th वाला सबसे पूछ लेते हैं क्या करना है सबको। तो कल छुट्टी है, ठीक है ना। बाकी गलवा नहीं आया है? क्या डरा गया लड़का पहले? बताओ, घर से निकल गया नहीं, उसको डर है कि राखी की बांध देगी नहीं क्या जी? डरता क्यों है लड़का? हा? एक बार बांध दी थी इसीलिए। इस बार भी प्लान है? किसी का इसमें प्लान है? हा? किसी का नहीं है विश्वास? नहीं नहीं ऐसा मत करो। ठीक है चलो, धनंजय को बांधेगा क्या? धनंजय का बहिने तो है वो, क्या रे? हाँ, तो कितना बार बांध दिए। चलो नया बात हो रही है। चलो क्या आगे बढ़ते। चलो ये सब ये रक्षाबंधन का खेला छोड़ो। देखो इधर, ठीक है, क्लोनिंग फैक्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सुनो इधर। लड़का, हम लोगों ने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और उसका प्रोसेस, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्लोनिंग फैक्टर। क्लोनिंग फैक्टर के बारे में ये बताए हुए थे कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है और अगर मुझे उसे किसी होस्ट में डालना है, तो होस्ट में डालने के लिए एक एक्स्ट्रा डीएनए की जरूरत पड़ती है, एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले क्लोनिंग फैक्टर है, यानी कि मोस्ट कॉमन क्लोनिंग फैक्टर जो है वो है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जनरली जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था कि जो प्लाज्मिड है ना, इसका कॉपी नंबर बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज है उसका कॉपी नंबर क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जब कोई भी क्लोनिंग फैक्टर होस्ट के बॉडी में जाता है तो वहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा, और जब क्लोनिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेगा तो उसके साथ जो जीन जुड़ा हुआ है, जो डीएनए जुड़ा हुआ है, जो एलियन डीएनए जुड़ा हुआ है, वो भी क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये सारा का सारा कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि क्लोनिंग फैक्टर का फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स है जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, सिलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था
कि भाई ये वैसा सीक्वेंस है डीएनए का जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन चालू होता है। इसका एक और काम है, इसका काम क्या है कि डीएनए का कितना कॉपी बनेगा, यानी कि हमने जो एलियन डीएनए डाला हुआ है उसका कितना कॉपी बनेगा, कितनी संख्या में वो रेप्लिकेट करेगा, इस बात को कंट्रोल करता है। तो हम लोग मिला जुला करके ओआरआई यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलेक्टेबल मार्कर। कौन सा मार्कर? सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर समय मिला तो पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो इधर सेलेक्टेबल मार्कर, थोड़ा सा कहानी को समझते हैं। ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान देना। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है ये? बस बच्चे यहीं पर फंसते हैं, समझ गया ना? मतलब सेलेक्टेबल मार्कर ऐसा समझो, ये एक थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। ठीक है ना? अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो सेलेक्टेबल मार्कर है ये क्या है? कठिन टॉपिक है, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। तो अगर कोई चाहते हो कि मुझे पूरा का पूरा समझ में आए सेलेक्टेबल मार्कर, तो एक बार उसको बायोलॉजी मुझसे पढ़ना पड़ेगा, समझ गया ना? तो इस वीडियो को 2-4 बार देखना घर पे जाकर के, समझ में आ जाएगा। जो मुझसे नहीं पढ़ता है उसको थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर को हम ढंग से कंप्लीट करा देंगे। थोड़ा सा टफ नाम का चीज है इसमें, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। चलो थोड़ा सा सेलेक्टेबल मार्कर समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो सुनो, थोड़ा सा एक बात समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्लाज्मिड है। ठीक है, जैसे मान लो कि चलो हमारे पास ये वेक्टर है। ठीक है, हमारे पास क्या है? ये वेक्टर है, समझ गया ना? अब इस वेक्टर में हम क्या किए हुए हैं? इस वेक्टर में हम एक डीएनए जोड़ दिए हुए हैं। ठीक है, मान लो ये डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है जो हम जोड़े हुए हैं। ठीक है, इस वेक्टर में हमने एक डीएनए जोड़ दिया। ठीक है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इसका नाम हम लोग देते हैं एलियन डीएनए। कौन सा डीएनए है? एलियन डीएनए। यानी कि बाहर से जो डीएनए हमें जोड़ना था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास होस्ट है, कोई भी होस्ट है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक होस्ट ये है, ठीक है, और दूसरा होस्ट ये है। ठीक है ना? ये है, मान लो इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा? हम चाह रहे हैं कि ये जो एलियन डीएनए है ये होस्ट के बॉडी में चला जाए। कहां पे चला जाए? होस्ट के बॉडी में चला जाए। अगर मान लो कि ये होस्ट के बॉडी में चला गया, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, देखो सुनो, जैसे मान लो ये प्लाज्मिड पहले अकेला था। ठीक है, प्लाज्मिड क्या था? अकेला था, यानी कि उसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ था। जैसे मान लो कि ये प्लाज्मिड है, यानी कि ये क्लोनिंग वेक्टर है और ये ओरिजिनल क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें कोई डीएनए वगैरह सब नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तब इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट, याद रखना है। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, यानी कि इसमें कोई एलियन डीएनए नहीं जुड़ा हुआ है। हम जो चाह रहे थे जिस डीएनए को जोड़ना, हम लोग उसको नहीं जोड़े हुए हैं, तब इसका नाम क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि ये प्लाज्मिड है तो इसमें हम डीएनए को जोड़ दिया है। बाहर से क्या किया है? जो डीएनए हमें होस्ट में डालना है उस डीएनए को जोड़ दिया है, तो हम लोग इसको नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, याद रखना है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब देखो सुनो, अब मान लो कि हम चाह रहे हैं कि ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है, ये चला जाए होस्ट के बॉडी में। किसके बॉडी में चला जाए? होस्ट के बॉडी में। देखो अगर मान लो कि ये होस्ट के बॉडी में चला गया तो ये एलियन डीएनए भी चला जाएगा, चला जाएगा ना? यानी कि अगर मान लो कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये यहाँ पे चला आया, ठीक है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहां चला गया? होस्ट के बॉडी में चला गया, यानी कि इसमें ये डीएनए भी जुड़ा हुआ है, समझ गया ना? तो जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होस्ट के बॉडी में चला जाता है, ठीक है, किसके बॉडी में चला जाएगा? होस्ट के बॉडी में चला जाएगा, समझ गया ना? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो होस्ट है ये ट्रांसफॉर्म्ड है। क्या है ये? ट्रांसफॉर्म्ड है, ये बात याद रखना है। ठीक है, होस्ट ये जो है, ये जो होस्ट है ये क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक है, और जब एलियन मतलब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होस्ट के बॉडी में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग, ये बात याद रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं। और जिस होस्ट में जाएगा उस होस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? उस होस्ट को बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड। अब देखो मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो डीएनए प्लाज्मिड में जुड़े हैं, ठीक है, वो बढ़िया से जुड़ा ही नहीं होगा। क्या समझा? अगर वो वहां पे गया, होस्ट के बॉडी में गया, तो एलियन डीएनए नहीं गया होगा। क्या समझा? यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्लाज्मिड है ना, ये वहां पे गया, होस्ट के बॉडी में गया, लेकिन जो इंजर्टेड डीएनए था वो यहाँ पे नहीं पहुंचा, किसी कारण से। कुछ हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है कि प्लाज्मिड होस्ट के बॉडी में तो गया,
समझ गया ना, प्लाज्मिड होस्ट के बॉडी में गया, लेकिन हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था यानी कि जो एलियन डीएनए था, ठीक है, वो वहां पे जाकर के कोई काम नहीं किया, समझ गया ना, वो वहां पे जाकर के मान लो कि नॉन फंक्शनल हो गया, वो डीएनए कोई काम ही का नहीं रहा, ठीक है, या वो मान लो कि डीएनए गया ही नहीं, हम उसको इंसर्ट किया यहाँ पर, लेकिन हो सकता है देखो यहाँ पर जो हम जोड़े हैं तो जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले एंजाइम से इसको काटना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि एंजाइम इसको बढ़िया से काटा ही नहीं, ये डीएनए जुड़ा ही नहीं और तुम क्लोरीन फैक्टर को उसको घुसा दिया, क्या समझा, तो जब क्लोरीन फैक्टर को इसमें हम डाल देंगे यानी कि जब प्लाज्मिड को इस होस्ट में हम डाल देंगे, लेकिन मान लो कि यहाँ पे वो आया ही नहीं, ये जो एलियन डीएनए था यहाँ पर आया ही नहीं, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ये बात याद रखना है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बोलेंगे। तो देख लो मिला जुला करके हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास होस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा ट्रांसफॉर्म्ड, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, याद रखना है। तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट भी हो सकते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट भी हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का मतलब हुआ कि हम जो डीएनए इसके बॉडी में डालना चाह रहे हैं वो क्लोनिंग फैक्टर के द्वारा आ गया है, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का मतलब हुआ कि हम जिसको डालना चाह रहे हैं वो उसमें नहीं आया, अब उसका कोई भी कारण हो सकता है, वो नहीं आया मतलब नहीं आया, ठीक है। तो जब कोई रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड होस्ट के बॉडी में चला जाता है, ठीक है, तो होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड कहलाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ मेरे विचार से होगा एनसीईआरटी में, ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस का क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, और जो होस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, तो ये बात याद रखना। अब देखो सुनो कहानी समझो, ये तो मान लो कि हम ये जानते हैं कि ये अंदर नहीं गया तो ट्रांसफॉर्म, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्म, गया तो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल दुनिया में बात करेंगे, अगर हम रियल लाइफ में बात करेंगे, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो होस्ट है वो ट्रांसफॉर्म है कि नॉन ट्रांसफॉर्म है, समझ गया ना, मान लो कि यहाँ पर तुमको हम बताइए दिए कि भाई अंदर नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्म, गया तो ट्रांसफॉर्म, लेकिन जब हम रियल लाइफ में बात करेंगे, ठीक है, तो हम तो पूरा सिस्टम कर दिए, जो जो काम करना था कर देंगे, जितना भी एंजाइम उजाइम से काटना है, डीएनए जोड़ना है, सब काम कर देंगे, उसको होस्ट में भी डाल देंगे। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो जो होस्ट में हम डाले हैं उसमें वो डीएनए गया कि नहीं गया, यानी कि हमको ये बात कैसे पता चलेगा कि जो डीएनए है मतलब जो होस्ट है वो ट्रांसफॉर्म्ड है कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। कहानी समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं, लड़की से समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे दिमाग में क्या सवाल है कि अगर हम रियल दुनिया का बात कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकल दुनिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको मान लो कि जितना काम करना था हम तो कर दिए, लेकिन अब हमको पता नहीं चल रहा है कि जो होस्ट है वो ट्रांसफॉर्म्ड है कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, यानी कि हमें ये पता करना है कि जो होस्ट है वो होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड है कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, यानी कि उस होस्ट में एलियन डीएनए हम जो डाले हैं वो गया है कि नहीं गया है। तो ये बात कैसे पता चलेगा, तो ये बात पता चलता है सेलेक्टेबल मार्कर से, किसी से, सेलेक्टेबल मार्कर से, ये बात याद रखना है। प्रत्येक क्लोनिंग वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होता है, क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर, और सेलेक्टेबल मार्कर हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कौन होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा होस्ट नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। कहानी समझ में आया, तो सेलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है इसको समझ में आ रहा है, लड़का को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो सेलेक्टेबल मार्कर है उसका सिंपल एक काम है क्या, कि होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड है या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, इस बात में अंतर बताना, ठीक है। और मेरे विचार से तुम लोग ट्रांसफॉर्म्ड का भी मतलब समझ रहा होगा और नॉन ट्रांसफॉर्म का भी मतलब समझ रहा होगा, तुम लोग रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी समझ रहा होगा और नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी समझ रहा होगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि ये सेलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है, तो उसको हम सिंपली ये बोलने वाले हैं ना कि सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, देखो सेलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है, तो आगे लिखा होगा, हाँ, ये कहां चला गया, अच्छा और पेज ऐड होना बाकी है क्या, तो ये कब ऐड होगा, भाई कब ऐड होगा ये, हाँ
ठीक है, चलो ये आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो आ गया, लेकिन हम जो लिखे से वो कवर हो गया, वो मतलब ढक गया। ठीक है ना, तो फिर इसका क्या उपाय है? तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, बाकी उनको लोग समझ गया है ना, जो हम समझाया वो समझ गया है ना। ठीक है, अपने से लिख लेना घर पे जाकर के। ठीक है, चलो देखो, तो सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में हम क्या क्या बताए। तो सेलेक्टेबल मार्कर एक प्रकार का जीन होता है, समझ गया ना, वो कहां भी प्रेजेंट होगा, कोलोनिंग वेक्टर पर। तो कोलोनिंग वेक्टर पर उपस्थित एक प्रकार का जीन होता है जो हमें ये सेलेक्ट करने में मदद करता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करना और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करने में मदद करता है सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये बात हो गया। ठीक है, अब देखो सुनो, यदि पीस ऑफ डीएनए होस्ट के बॉडी में चला जाता है तब इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है इसका? तो अभी हम बताया है ना, ठीक है, कि जो डीएनए हम चाह रहे हैं कि होस्ट के बॉडी में चला जाए, अगर वो चला गया तब इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, और जो होस्ट होगा उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड बोल रहे थे। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। तो बहुत नॉर्मल सा बात हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि जो डीएनए हम चाह रहे थे कि होस्ट में आ जाए, अगर वो नहीं हुआ, किसी कारण से अगर वो नहीं हुआ, तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे इसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बात समझ गया सभी लोग? तो ये हम समझा चुके हैं ना, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले समझाए हुए हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब सुनो, हम यहां पर एग्जांपल लेंगे ई कोलाई का। किसका एग्जांपल लेंगे? ई कोलाई का। समझ गया ना, ई कोलाई बैक्टीरिया का हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो इसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है, ठीक है, उसके पास जीन होते हैं। समझ गया ना, और वो जो जीन है वो 4 एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस है। समझ गया ना, यानी कि 4 एंटीबायोटिक के बारे में बताता है। ठीक है, उसमें से एक है एम्पिसिलिन। क्या नाम है? एम्पिसिलिन। ये एंटीबायोटिक का नाम है। समझ गया ना, किसका नाम है? एंटीबायोटिक का नाम है। ठीक है, हम लोग यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर किसका इस्तेमाल करेंगे? ई कोलाई का। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? यानी कि हम इसमें जांच करेंगे। समझ गया ना, ई कोलाई का एग्जांपल लेकर के हम लोग जांच करेंगे, और मतलब समझे ना, हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, और एग्जांपल किसका लेंगे? ई कोलाई का लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो, जैसे मान लो कि पीबीआर 322 था, कोलोनिंग वेक्टर था, तो उसके पास जीन्स होते हैं। समझ, उसके पास क्या होगा? जीन होगा, और वो जो जीन है वो 4 एंटीबायोटिक के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? 4 एंटीबायोटिक के बारे में बताएगा। एक एंटीबायोटिक का नाम है एम्पिसिलिन, एक होगा क्या नाम है? क्लोरेमफेनिकॉल। क्या नाम है? क्लोरेमफेनिकॉल। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, और कैनामाइसिन। ये बात याद रखना है। ठीक है, ये 4 एनसीईआरटी का नाम दिया हुआ है, इसको याद रखना है। ठीक है, कि 4 एंटीबायोटिक है। अब देखो, जो नॉर्मल ई कोलाई सेल है, ठीक है, नॉर्मल मतलब जो रियल में जो ई कोलाई सेल है, ठीक है, अगर देखो ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या मतलब हुआ कि जब तुम इसमें बैक्टीरिया पे डालोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि बैक्टीरिया को हम एम्पिसिलिन में डाल दिए, अगर मान लो कि बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन में डालेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक है। उसी तरीके से अगर हम बैक्टीरिया को क्लोरेमफेनिकॉल में डालेंगे फिर भी बैक्टीरिया मर जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। उसी तरीके से अगर मान लो कि हमारे पास ई कोलाई है, हमारे पास क्या है? ई कोलाई है, तो ई कोलाई को अगर तुम इस चारों में से किसी भी एंटीबायोटिक में डालोगे तो ई कोलाई मर जाएगा। समझ गया ना, यानी कि जो नॉर्मल ई कोलाई होता है उसके पास कोई ऐसा रेसिस्टेंस नहीं है इस एंटीबायोटिक के लिए। समझ गया ना, यानी कि ई कोलाई के पास इतना क्षमता ही नहीं है कि ये चारों एंटीबायोटिक से वो खुद को बचा सकता है। ठीक है, अगर नॉर्मल ई कोलाई को हम इस चारों में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ई कोलाई मर जाएगा। तो अब हम क्या जुगाड़ करेंगे पता है? अब हम बाहर से एक मतलब जीन डालेंगे ई कोलाई में, ताकि ई कोलाई भी नहीं मरे। समझ गया ना, तो समझ रहा हम क्या खेला करने वाले हैं। तो बाहर से एक जीन लेके आएंगे और किस में डालेंगे? ई कोलाई में डालेंगे। क्यों? ताकि जो ई कोलाई है वो रेसिस्टेंस बन सके, यानी कि एंटीबायोटिक से नहीं मर सके। ठीक है, तो चलो हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। इतना बात मेरे विचार सभी लोग समझ होगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कहानी समझो। समझ गया ना, अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, ये सभी लोग पिक्चर को देखो, समझ में आएगा। ये पिक्चर देखो, ये पीबीआर 322 है। समझ गया ना, देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बाम H1। समझ गया ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जहां जहां रेस्ट्रिक्शन साइट होगा वहां वहां पर देखो ये सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन। समझ गया ना, उसी तरीके से और भी होगा, देखो एम्पिसिलिन। समझ गया ना, ये सब क्या है? ये सब सेलेक्टेबल मार्कर है जो क्लोनिंग वेक्टर में मौजूद होता है। समझ गया ना, अब देखो सुनो, ये टेट्रासाइक्लिन है। ए लड़का, ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन है। अगर मान लो
ये टेट्रासाइक्लिन है। अब क्या कर रहे हैं हम, बाहर से जो डीएनए लाएंगे हम यहीं पर जोड़ देंगे डीएनए, समझ गया ना, यहां पर डीएनए जोड़ देंगे, क्या कर देंगे यहां पे डीएनए जोड़ देंगे, ठीक है। अब उसको हम इकोलाई में डालेंगे, ठीक है। चलो इस बात को थोड़ा सा तुम लोग हम ढंग से समझाते हैं, ठीक है। हमारे पास पेज है समझाने के लिए, ठीक है, देखते हैं। चलो देखो इधर कहानी समझो, ये क्या लिखा हुआ है देखो, समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये था, मान लो ये एक वेक्टर है पीबीआर 322, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर दिए, ठीक है, मान लो कि इतना दूर का जो साइट है, इतना दूर का जो जगह है, समझ गया ना, इतना दूर का जो जगह है, यहां पर हम डीएनए जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, डीएनए जोड़ दिए, यानी कि एलियन डीएनए जोड़ दिए। कौन सा जोड़ दिए, एलियन डीएनए जोड़ दिए, ठीक है, ये एलियन डीएनए जोड़ दिए। और ये जो स्थान था ना, ये मान लो कि टेट्रासाइक्लिन को बता रहा था, किसको बता रहा था, टेट्रासाइक्लिन के लिए कोड कर रहा था, समझ गया ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमने क्या किया, ये जो जगह था ये टेट्रासाइक्लिन वाला जगह था, ठीक है। अब इसको हम काट दिए और डीएनए बाहर से हम जोड़ दिए, ठीक है। तो जब हम टेट्रासाइक्लिन वाला जीन को अगर हम हटा दिए, अगर हम टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को अगर हम हटा दिए, ठीक है, तो जब इसको हम किसी होस्ट में डालेंगे, किसमें डालेंगे, किसी होस्ट में डालेंगे। अगर मान लो कि अब मान लो कि इसको हम इकोलाई में डाल दिए, किसमें डाल दिए, इकोलाई, मान लो कि ये इकोलाई है, अब इसको हम इकोलाई में डाल दिए, ठीक है। तो इकोलाई में से टेट्रासाइक्लिन वाला सिस्टम खत्म हो गया ना, रेगाने समझ आया, यानी कि टेट्रासाइक्लिन वाला जीन खत्म हो गया। तो जब तुम इस इकोलाई को अब टेट्रासाइक्लिन में डालोगे तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर हम, तो यहां पर एम्पिसिलिन भी है ना, समझ में आ रहा है। अरे अगर हम पीबीआर 322 का बात करें तो उसमें टेट्रासाइक्लिन है, तो इधर कहीं पर एम्पिसिलिन भी है ना, ठीक है। यहां पर क्या था, एम्पिसिलिन भी था, समझ गया ना। तो देखो हम क्या किए, टेट्रासाइक्लिन को काट दिए और वहां पर डीएनए जोड़ दिया है, तो टेट्रासाइक्लिन तो खत्म हो गया, टेट्रासाइक्लिन खत्म हो गया। तो जब इसको हम होस्ट में डालेंगे तो जो ई कोलाई होगा ना, ई कोलाई, वो एम्पिसिलिन से अब नहीं मरेगा, क्योंकि उसको एम्पिसिलिन से बचाने वाला जीन है इसके पास, समझ गया। लेकिन जब उसको तुम टेट्रासाइक्लिन में डालोगे तो मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो मर जाएगा, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन से बताने वाला जीन था उसको हम काट के एलियन डीएनए वहां पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन था वो एक जीन है, समझ गया ना, मतलब ये एक जीन है जो टेट्रासाइक्लिन को बता रहा था। लेकिन जब इसमें हम कोई बाहर से डीएनए जोड़ दिए तो ये काम ही करना बंद कर दिया, यानी कि टेट्रासाइक्लिन अब इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, ये इनएक्टिव, यानी कि अब जब टेट्रासाइक्लिन तुम डालोगे तो मर जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। चलो अब इसी बात को थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जब एलियन डीएनए को हम लोग जोड़ते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट पर, समझ गया ना, तो वहां पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है, समझ गया ना। जैसे अगर मान लो कि हम डीएनए को जोड़ रहे हैं बाम H1 साइट पर, समझ गया ना, तो वहां पर टेट्रासाइक्लिन के लिए जीन प्रेजेंट है पीबीआर 322 में, यही है ना। पिक्चर को देखो, अगर मान लो, ठीक है, कि बाम H1 है तो वहां पर टेट्रासाइक्लिन है, समझ गया ना। तो वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग डीन को जोड़ रहे हैं बाम H1 साइट पर तो वहां पर कौन सा रेसिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन है, समझ गया ना, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा, यानी कि प्लाज्मिड था, ठीक है, क्या है यहाँ पर प्लाज्मिड है। अब यहां पर हम लोग क्या कर दिए, डीएनए को जोड़ दिए, ठीक है। तो जब डीएनए को जोड़ देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट बोलते हैं ना, अरे रिकम्बिनेंट बोलते हैं, अब ये तो बताए हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग टेट्रासाइक्लिन मतलब बाम H1 साइट पर जहां पर टेट्रासाइक्लिन है वहां पर अगर हम डीएनए को जोड़ देते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, समझ गया ना। और अगर नहीं जुड़ा तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड, नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलेंगे, समझ गया। अब देखो सुनो कि जब कोई फॉरेन डीएनए को हम लोग किसी जीन में इंसर्ट करते हैं तो वो जो जीन है इनएक्टिव हो जाता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था, अगर वहां पर हम डीएनए को जोड़ दिए तो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया, यानी कि टेट्रासाइक्लिन काम करना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बोलेंगे। ये बात याद रखना है, जिसके कारण जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा वो टेट्रासाइक्लिन से खुद को नहीं बचा पाएगा, यानी कि जो टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंस करने का उसके पास क्षमता था उसको क्या करेगा, खो देगा। ये बात याद रखना है, समझ गया ना। अब क्या करेंगे, जब हम लोग उसी प्लाज्मिड को, किस प्लाज्मिड को, जहां पर टेट्रासाइक्लिन को हटा करके हम जीन जोड़े हैं, अगर उसको हम लोग ई कोलाई में डाल देंगे, किसमें डाल देंगे, ई कोलाई में डाल देंगे, तो हमारे पास 3 प्रकार का सेल आएगा। कितना प्रकार का सेल आएगा, 3 प्रकार का सेल आएगा। एक होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेट। अगर मान लो कि हम जो डीएनए को डाले हैं, हम जो डीएनए को ई कोलाई में डाले वो मान लो ई कोलाई में गया ही नहीं, तब उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेट। तो अगर मान लो कि जब वो ई कोलाई में गया ही नहीं
ठीक है, तो जो इकोलाई है वो नॉर्मल जैसा रहेगा क्योंकि उसमें बाहर वाला डीएनए का है नहीं, तो नॉर्मली तो वो किसी में भी मरेगा, किसी में भी मरेगा ना, यानी कि उसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं होगा, ठीक है, और उसके पास कोई रेसिस्टेंस वाला लक्षण नहीं होगा, तो वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन सब में मरेगा। समझ गया ना। लेकिन अगर मान लो कि ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि प्लाज्मिड चला गया लेकिन प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट था, यानी कि जो डीएनए जोड़ रहा है ना वो कोई काम नहीं किया, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, अगर मान लो कि काम ही नहीं किया, इसका मतलब क्या कि टेट्रासाइक्लिन में भी वो जिंदा रहेगा और एम्पिसिलिन में भी जिंदा रहेगा, क्योंकि अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है इसका मतलब कि हम टेट्रासाइक्लिन को काट के जो डीएनए जोड़े थे ना वो काम नहीं हमारा सफल हुआ, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन काटा नहीं है, टेट्रासाइक्लिन अभी भी है, और जब टेट्रासाइक्लिन भी है और एम्पिसिलिन ये है तो जब दोनों है तो वो क्या करेगा, दोनों में जिंदा रहेगा। समझ गया ना, यानी कि वो टेट्रासाइक्लिन से भी रहेगा रेसिस्टेंट और एम्पिसिलिन से भी। लेकिन अगर मान लो कि ट्रांसफॉर्म भी हो गया और वो रिकॉम्बिनेंट भी है, ठीक है, यानी कि जो डीएनए को हम जोड़े थे अगर वो चला गया इकोलाई में तो वहां पर क्या होगा, जब टेट्रासाइक्लिन गायब हो गया है तो जब तुम टेट्रासाइक्लिन में इकोलाई के डालोगे तो मर जाएगा। समझ गया, लेकिन एम्पिसिलिन में नहीं मरेगा, ठीक है, तो ये रेसिस्टेंट रहेगा सिर्फ एम्पिसिलिन से, टेट्रासाइक्लिन से नहीं, ठीक है, तो ये बात याद रख लेना है। समझ गया ना। अब जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, ठीक है, वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट से। समझ गया ना, ट्रांसफॉर्मेट के द्वारा पहले तुम एम्पिसिलिन मीडियम में डालो, ठीक है, फिर उसके बाद टेट्रासाइक्लिन में डालो। मतलब हमने क्या किया, जो प्लाज्मिड हम जोड़े हुए थे, प्लाज्मिड में जो डीएनए जोड़े हुए थे उसको अब हम इकोलाई में डाल दिए, ठीक है। अब इकोलाई में हम जांच करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो उसके लिए हमको दो काम करना है। सबसे पहले उसको एम्पिसिलिन में डालो, तो जब तुम उसको एम्पिसिलिन में डालोगे ना तो जिंदा रहेगा, एम्पिसिलिन में डालेंगे वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है, और जिंदा रहना भी चाहिए क्योंकि एम्पिसिलिन को तो हम नहीं खाते हैं, एम्पिसिलिन में वो जिंदा रहेगा। लेकिन जब हम लोग उसको टेट्रासाइक्लिन में डाल देंगे, समझ गया ना, जब उसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन में डाल देंगे, समझ गया, तो मर जाएगा, वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। इसका ये मतलब हुआ अच्छा हम लोग टेट्रासाइक्लिन में जुड़े हुए थे ना तो ये जुड़ गया है इसीलिए तो वो मर गया। समझ गया ना, क्योंकि अगर वो नहीं जुड़ा रहता तो नहीं मरता ना, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रहता, ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अरे कहानी समझ में आया पूरा। तो देखो इस तरीके से जो सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है, ये पहचाने में मदद करता है कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कहानी समझ में आया, यानी कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो ये बात सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही ये नॉर्मल सा बात था। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए, और पेज है ये सब तो हम लोग पढ़ दिया है। मेरे विचार से अब नहीं होगा, नहीं होगा अब। ठीक है, चलो इस बात को नोट करो सभी लोग, नोट करो नोट करो नोट करो, इतना ही था। छापो यहां से।